India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कोर्ट्स राउंड अप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने अपने ट्रांसफर ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में डाली याचिका। पूरे मामले की सीबीआई जांच की उठाई मांग। दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्यूचर बियानी संपत्तियों की कुर्की का निर्देश देने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश पर लगाई रोक। अमेजॉन को जारी किया नोटिस। 30 अप्रैल को है अगली सुनवाई। मास्क बिना पहने चुनाव प्रचार करने वाले नेताओं को प्रचार से प्रतिबंधित करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस। स्पेशल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी फादर स्टेन स्वामी की जमानत याचिका की खारिज। भीमा कोरेगांव हिंसा को भड़काने का है आरोप। India Legal presents Courts Roundup. विवादों से जुड़ने के बाद अब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने कानून की राह पकड़ ली है। अपने ट्रांसफर ऑर्डर के खिलाफ मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। उन्होंने पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटाए जाने के बाद अब आईएएस ऑफिसर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। परमबीर सिंह ने अपने ट्रांसफर होमगार्ड डिपार्टमेंट में किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। परमबीर सिंह का कहना है कि चिट्ठी में उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच की जानी चाहिए। परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर खुद के होमगार्ड विभाग में तबादले को अवैध बताया। इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे अपने पत्र में राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। परमबीर ने ये भी मांग की है कि अफसर रश्मि शुक्ला ने जो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो रिपोर्ट सबमिट की उसकी भी जांच की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, परमबीर सिंह ने अपील की है कि महाराष्ट्र में गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर के सीसीटीवी की जांच होनी चाहिए ताकि सभी तथ्य हर किसी के सामने आ जाए। आपको बता दें कि परमबीर सिंह को हाल ही में मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया और डीजी होमगार्ड के पद पर भेजा गया। इसी के बाद परमबीर सिंह की एक चिट्ठी सामने आई जो उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भेजी थी। परमबीर सिंह ने इस चिट्ठी में दावा किया कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एपीआई सचिन वाजे से हर महीने 100 करोड़ रुपए की मांग की थी जो मुंबई के अलग अलग क्षेत्रों से वसूले जाने थे। पहले इस चिट्ठी की सत्यता पर सवाल उठा था, लेकिन परमबीर सिंह ने बाद में खुद कहा कि ये चिट्ठी उनकी ही है। परमबीर सिंह को हाल ही में मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया और डीजी होमगार्ड के पद पर भेजा गया था। इसी के बाद परमबीर सिंह की एक चिट्ठी सामने आई जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को घर बुलाकर उनसे हर महीने मुंबई के रेस्तरां, होटल वगैरह से 100 करोड़ रुपए की उगाही करने के लिए कहा था। सचिन वाजे मनसू के हीरेन मौत मामले में भी मुख्य आरोपी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, अब मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने परमबीर सिंह ने कानून की राह पकड़ ली है और उन्होंने एक याचिका भी दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। क्या कुछ कहा गया है इस याचिका में? दरअसल परमबीर सिंह ने जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की उसमें उनका साफ साफ कहना है कि इस मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए और हम आर्टिकल 32 के थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट इस वजह से आए हैं
क्योंकि वहां पे सीबीआई इस मामले में केस दर्ज नहीं कर सकती, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार इसकी अनुमति नहीं देगा। इस वजह से हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं। वहीं परमवीर सिंह ने यह भी कहा अपनी याचिका में कि दरअसल देशमुख पर कई मामलों की जांच में दखल देने और अधिकारियों को अपने मन मुताबिक जो जांच के लिए निर्देश देने का भी आरोप लगाया। उन्होंने अपनी याचिका में इस बात को कहा है। वहीं पे परमवीर सिंह ने अपनी याचिका में ये भी कहा कि जो अधिकारी हैं उनसे ये कहते हैं कि वो जो जांच हो रही है उसमें मन मुताबिक जो है वो आदेश पारित करें, ऐसा उनका आरोप है। और जब अनिल वाजे और जो अनिल देशमुख हैं और पुलिस अधिकारी एक दूसरे से मिलते हैं, उन्होंने कुछ व्हाट्सएप चैट का भी हवाला दिया है जिसमें वो संजय पाटिल से पूछ रहे हैं कि क्या वाजे और अनिल देशमुख की मुलाकात हुई थी जिस दौरान पैसे की बातचीत हुई थी। तो पाटिल ने कहा कि हाँ बिल्कुल हुई थी, क्योंकि जो उन्होंने अपनी याचिका में व्हाट्सएप चैट का हवाला दिया उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है। परमवीर सिंह ने ये भी कहा कि देशमुख द्वारा उनके खिलाफ मीडिया में झूठे आरोप लगाए जा रहे थे, जिसके बाद उन्होंने 30 मार्च को उद्धव ठाकरे को ये पत्र लिखा था। और जब वो पत्र लिखा गया तो फिर उस पत्र के लिखे जाने के बाद मुझे इस पद से हटा के डीजी होमगार्ड के पद पे भेजा गया था। तो उन्होंने इस बात को मार्च के बीच में ही सीएम को बता दिया था, लेकिन सीएम की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। इसी वजह से वो कोर्ट आए हैं और वो चाहते हैं कि इस मामले में जो अनिल देशमुख के घर के सीसीटीवी फुटेज थे उनकी जांच होनी चाहिए, या जांच होनी चाहिए जिससे साफ पता चल सके कि एग्जैक्टली जो हमने इसमें आरोप लगाए हैं वो किस हद तक सही है। क्योंकि उन्होंने जैसा आपने अपनी रिपोर्ट में बताया और हमने भी इस पिटीशन के हिसाब से बताया कि ये जो पाटिल है, वाजे है और देशमुख है, इनके बीच में जो बातचीत होती थी वो बेसिकली उगाही को लेके होती थी। उन्होंने डायरेक्ट एलिगेशन लगाया है और ये कहा है कि उस दौरान ही उगाही की जाती थी, और जब ये बात मेरी मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी तब ये मेरे बहुत शुक्रिया विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चलें कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने कानून की राह पकड़ ली है। अपने ट्रांसफर ऑर्डर के खिलाफ उन्होंने मुंबई सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी को राहत दी है। कोर्ट ने सिंगल बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें फ्यूचर ग्रुप को मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस रिटेल के साथ डील को आगे बढ़ने से रोका गया था। साथ में बियानी और अन्य की संपत्ति कुर्क करने के भी आदेश पर रोक लगा दी गई है। फ्यूचर ग्रुप, रिलायंस और अमेजॉन के बीच रिटेल कारोबार को लेकर चल रहे बड़े विवाद में दिल्ली हाई कोर्ट से फ्यूचर ग्रुप को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सिंगल जज बेंच के 18 मार्च के आदेश पर रोक लगा दी है। अब फ्यूचर ग्रुप के मुखिया किशोर बियानी की संपत्ति जब्त नहीं होगी। हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को की जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में बियानी की संपत्ति जब्त करने के आदेश पर रोक लगाते हुए अमेजॉन को नोटिस दिया है। दरअसल ये नोटिस फ्यूचर ग्रुप और फ्यूचर कूपन्स की अर्जी पर दी गई है। फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस के साथ 24,713 करोड़ रुपए के सौदे पर आगे बढ़ने से रोक के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप के हक में फैसला सुनाया है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने ही सिंगापुर इमरजेंसी आर्बिट्रेटर को फैसले को बरकरार रखते हुए फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस रिटेल के साथ डील आगे बढ़ाने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन की याचिका पर फैसला सुनाते हुए रिलायंस फ्यूचर ग्रुप डील पर रोक लगाई। न्यायमूर्ति JR मिढ़ा ने किशोर बियानी के नेतृत्व वाली FRL को सौदे पर आगे कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देते हुए कहा था कि समूह ने सिंगापुर आर्बिट्रेटर के आदेश का उल्लंघन किया है। दिल्ली हाईकोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब फ्यूचर ग्रुप के मुखिया किशोर बियानी की संपत्ति अब जब्त नहीं होगी। दरअसल अदालत ने 28 अप्रैल को फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी और अन्य लोगों को दिल्ली हाईकोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था। इस फैसले के खिलाफ किशोर बियानी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहां तक कि कोर्ट ने किशोर बियानी की संपत्ति कुर्क करने का निर्देश भी दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उनसे ये भी सवाल किया है कि आपातकालीन मध्यस्थ के आदेश का उल्लंघन करने पर क्यों न उन्हें 3 माह के लिए नागरिक जेल में हिरासत में रखा जाए। अगस्त 2019 में अमेजॉन फ्यूचर समूह की गैर सूचीबद्ध कंपनी फ्यूचर कूपन्स लिमिटेड की 49% हिस्सेदारी खरीदने का एक करार किया था। फ्यूचर कूपन्स के पास फ्यूचर समूह की BSE में सूचीबद्ध कंपनी फ्यूचर रिटेल की 7.3% हिस्सेदारी है। अमेजॉन ने फ्यूचर के साथ ये भी करार किया था कि वो 3 से लेकर 10 साल के बीच सूचना डिटेल्स को भी खरीद सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनन्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनन्य, दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी को किन वजहों से राहत दी है?
जी हाँ शिवानी, आज एक बहुत बड़ा फैसला आया है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से, जहां कहीं ना कहीं एक राहत किशोर बियानी और फ्यूचर ग्रुप ऑफ कंपनीज को मिली है। जस्टिस डीएन पटेल और जसमीत सिंह की बेंच ने आज ये ऑर्डर पास किया, क्योंकि दोनों ही साइड से आर्ग्यू किया गया कि एक मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में भी इस सिलसिले में पेंडिंग है। तो जो मेरिट है पूरी पिटीशन का या जो मेजर फैक्ट्स है उनको सुप्रीम कोर्ट में ही डिस्कस किया जाए। इसको देखते हुए जो हाईकोर्ट की बेंच है उसने इस पूरे मामले पर अभी फिलहाल के लिए स्टे लगा दिया। अगर मैं आपको बताऊं, 28 तारीख को किशोर बियानी को दिल्ली हाईकोर्ट में प्रस्तुत होना था, पेश होना था, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होती, लेकिन अब कोर्ट ने इस पूरे फैसले पर स्टे लगा दिया है और अगली तारीख 30 अप्रैल की रखी है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आनंद। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करने की प्रैक्टिस को अनुचित ठहराया है। एक न्यायिक अधिकारी जिन्होंने मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता की थी, उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा उनके खिलाफ व्यक्तिगत रूप से की गई कुछ टिप्पणियों के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। एमएसीटी जज द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ अपील में फैसले में प्रतिकूल टिप्पणी की गई। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी ने कहा, हम अपीलकर्ता के लिए विद्वान वकील के साथ सहमति में हैं कि अपीलकर्ता को अनसुना नहीं रखा जा सकता है। हमें इस सीमा पर ध्यान देना चाहिए कि जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत कड़ी है और अदालत को अपने आदेश में न्यायिक अधिकारियों के लिए ऐसी भाषा का उपयोग करने से परहेज करना चाहिए। हम वास्तव में इस भाषा के उपयोग की सराहना नहीं कर सकते हैं, अपीलकर्ता का जो भी आचरण रहा हो। अदालत ने कहा कि किसी भी आलोचना या टिप्पणियों को प्रकृति में न्यायिक होना चाहिए और इसे औपचारिक रूप से सादगी, संयम और आरक्षण से नहीं हटना चाहिए। इस तरह की प्रतिकूल टिप्पणियों को रद्द करते हुए पीठ ने कहा कि अगर उच्च न्यायालय वास्तव में ये सोचता है कि न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय पारित करने के तरीके के संबंध में गंभीर पहलू हैं, तो प्रशासनिक पक्ष पर उच्च न्यायालय न्यायिक अफसर को नोटिस जारी कर सकता है और उसे अपना पक्ष रखने का अवसर देने के बाद उचित निर्णय ले सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अधिवक्ता आदर्श कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी करने के चलन को किस आधार पर अनुचित ठहराया है? जी, बताना चाहेंगे, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम अपीलकर्ता के वकील के साथ सहमत में हैं और यहाँ अपीलकर्ता को अनसुना नहीं रखा जा सकता है। हमें इस सीमा पर ध्यान देना चाहिए कि जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया है वह बहुत कड़ी है और अदालत को अपने आदेशों में न्यायिक अधिकारियों के लिए सीमा ऐसी भाषा का उपयोग करने से परहेज करना चाहिए। वहीं हम वास्तव में इस भाषा के उपयोग की सराहना नहीं कर सकते हैं कि अपीलकर्ता को जो भी आचरण रहा हो। और वहीं पीठ ने यह भी कहा कि पहले न्यायिक अधिकारियों को अपने आचरण की व्याख्या करने का अवसर दिए बिना न्यायिक अधिकारी के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की जा सकती है। वहीं यह देखा गया है कि जबकि हमारी कानून प्रणाली न्यायाधीशों की अक्षमता को स्वीकार करती है और इस प्रकार अपील और संशोधन प्रदान किए गए हैं, वहीं निचले अधिकारी ज्यादातर आवेशित माहौल के तहत काम करते हैं और मनोवैज्ञानिक दबाव में उच्च न्यायालय में जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं वो शायद उनके पास नहीं है। इस तरह की प्रतिकूल टिप्पणी को अनदेखा करते हुए पीठ ने कहा कि यदि उच्च न्यायालय वास्तव में यह सोचता है कि न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय पारित करने के तरीके के संबंध में गंभीर पहलू है तो प्रशासनिक पक्ष पर उच्च न्यायालय न्यायिक अफसर को नोटिस जारी कर सकता है और उसे अपना पक्ष रखने का अवसर देने के बाद उचित निर्णय ले सकता है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे साथ जुड़ने के लिए भी बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट राजधानी दिल्ली में जल संकट को लेकर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा हरियाणा सरकार के खिलाफ दायर याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। कोर्ट इस मामले पर गुरुवार को सुनवाई करेगा। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार यमुना में अमोनियम के बढ़ते स्तर और वजीराबाद बैराज में लगातार घटते जल स्तर के कारण दिल्ली को जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। वजीराबाद बैराज दिल्ली जल बोर्ड के वजीराबाद, ओखला और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को पानी आपूर्ति करता है। नियम के तहत यमुना का जलस्तर 674.50 फीट होना चाहिए, लेकिन इस समय ये महज 670.4 फीट रह गया है। वजीराबाद बैराज में पानी की मात्रा और गुणवत्ता पूरी तरह हरियाणा पर निर्भर करती है। याचिका में कहा गया है कि वर्तमान में दिल्ली को हरियाणा से 609 MGD यानी कि मिलियन गैलन के मुताबिक 479 MGD पानी ही मिल रहा है। इसके अलावा दिल्ली को 90 MGD भूजल से और ऊपरी गंगा नहर से 250 MGD पानी मिल रहा है, यानी दिल्ली को 130 MGD कम पानी से काम चलाना पड़ रहा है।
वहीं केंद्र और राज्य प्राधिकरणों से बात कर इस मुद्दे के व्यावहारिक समाधान को लेकर डीजीपी हर संभव प्रयास कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फरवरी 1996 के आदेश के अनुसार वजीराबाद तालाब के स्तर को पूरा रखा जाना चाहिए। इस समय वजीराबाद तालाब का स्तर बहुत गिर गया है, जिससे वजीराबाद, ओखला और चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। यमुना में अमोनिया खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जो लगभग 3.6 ppm तक है। हरियाणा से कम पानी मिलने और अमोनिया का स्तर बढ़ने से डीजेबी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर गंभीर असर पड़ रहा है। विदेश में बसे दुल्हों से धोखा खाई लड़कियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई में सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया है कि ऐसे मामलों पर स्पष्ट नियम न होने के चलते एनआरआई दूल्हे भारत में कानूनी कार्रवाई से बचते रहते हैं। कोर्ट ने मसले पर एनजीओ, प्रवासी लीगल सेल और दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आवेदन भी सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिए। विदेश में बसे दूल्हों से धोखा खाई 8 लड़कियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इन लड़कियों की मांग है कि विदेशी दूल्हे और उसके परिवार के हाथों लड़कियों को धोखे से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश जारी करे। इन दूल्हों और उसके परिवार के लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कानून में विशेष व्यवस्था की जाए। कोर्ट ने नवंबर 2018 में सरकार से इन मांगों पर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं के लिए पेश वरिष्ठ वकील कोलिन गोंजाल्वेस ने कोर्ट को बताया कि मामले सभी कागजी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। अब इस पर विस्तृत सुनवाई होनी है। इस पर चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने याचिका को जुलाई में सुनवाई के लिए लगाने का निर्देश दिया। याचिका के मुताबिक भारत में विदेश में रह रहे पतियों से धोखा खाने वाली 40,000 से ज्यादा लड़कियां हैं। किसी का पति शादी के बाद कुछ दिन साथ रहने के बाद विदेश भाग गया, तो कोई पत्नी को कुछ दिन बाद अपने साथ विदेश में रखने के बाद वापस छोड़ गया। लड़कियों से विदेश बुलाने के नाम पर पैसे ठगे गए, उनको या उनके बच्चों को अपनाने से मना किया गया। ऐसी तमाम लड़कियां भारत में पुलिस और कोर्ट के चक्कर काट रही हैं। उनके पति विदेश में आराम से बैठे हैं। भारत में रह रहे पति के परिवार वाले कागज पर उसे संपत्ति से बेदखल कर कानूनी कार्रवाई से बच रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि इस तरह के ज्यादातर मामलों में सिर्फ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज होता है। 2014 में आए अरनेश कुमार बनाम बिहार मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते पुलिस दूल्हे और उसके परिवार के लोगों को तुरंत गिरफ्तार नहीं करती। पीड़ित लड़कियों ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि ऐसे मामलों में सिर्फ दहेज उत्पीड़न नहीं बल्कि दूसरी धाराओं में भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। विदेश से भागे दूल्हों को ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए तुरंत समन भेजा जाना चाहिए। उन्हें दूतावास और विदेशी सरकार की मदद से भारत वापस लाने की भी व्यवस्था हो। ब्यूरो रिपोर्ट। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने सभी वकीलों से कहा है कि तकनीकी के उपयोग से खुद को परिचित कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की ई समिति द्वारा आयोजित ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने की जरूरत होनी चाहिए। ई समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा, हम पहले ही देश भर में 1.5 लाख वकीलों को ट्रेंड कर चुके हैं। इस संबंध में तमिलनाडु कैडर के एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी अरुलमोजी सेल्वी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृपया मेरे कोर्ट मास्टर से संपर्क करें, उनसे संपर्क करें। आपको सब कुछ ऑनलाइन प्रदान किया जाता है, इसलिए आप देश में कहीं भी होने के बावजूद इससे लाभान्वित हो सकते हैं। हम इसे सार्वजनिक सेवा के रूप में शुरू कर रहे हैं। इसके लिए कोई शुल्क नहीं है। हम चाहेंगे कि बार के सभी सदस्य हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जागरूक हों। ये टिप्पणी तब हुई जब न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ के समक्ष एक मामले में पेश हुए वकील वी.के. बीजू ने कहा कि वो तकनीक के उपयोग के साथ बहुत परिचित नहीं है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को आश्वासन दिया, हम चाहते हैं कि बार के सभी सदस्य ये जाने कि उन्हें कोई तनाव नहीं है। किसी भी कारण से शामिल नहीं होने पर मामले डिसमिस नहीं होगी। यदि आप वहां नहीं हैं तो मामला आगे के लिए रोल ओवर कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी जस्टिस चंद्रचूड़ के मार्गदर्शन में मई 2020 से दिसंबर 2020 तक कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन ई कमेटी ट्रेनिंग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। 5 राज्यों में चुनाव प्रचार के दौरान कोविड महामारी के मद्देनजर जरूरी दिशा निर्देशों का बार बार उल्लंघन करने वालों और मास्क न पहनने वाले उम्मीदवारों और नेताओं को चुनाव प्रचार से प्रतिबंधित करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। हालांकि जिरा के दौरान चुनाव आयोग ने नोटिस जारी करने का विरोध किया। उनके वकील पंकज चोपड़ा ने दलील दी कि दिल्ली में चुनाव नहीं हो रहे हैं,
मास्क संबंधी दिशा निर्देश जारी करना राज्यों के जिला स्तर के अधिकारियों का काम है। सिर्फ चुनाव आयोग का दफ्तर दिल्ली में होने की वजह से दिल्ली हाई कोर्ट को इस याचिका पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए। याचिकाकर्ता विक्रम सिंह की ओर से पेश हुए वकील विराग गुप्ता ने दलील दी कि कोविड के बढ़ते खतरे के बीच चुनाव आयोग की दलील बेबुनियाद है। 26 फरवरी के आयोग के नोटिफिकेशन के मुताबिक चुनाव से जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल हर शख्स के लिए मास्क पहनना जरूरी है। वकील विराग गुप्ता ने कोलकाता दिल्ली फ्लाइट के दौरान यात्रियों द्वारा मास्क न पहनने के मसले पर जस्टिस हरिशंकर के स्वतः संज्ञान लेने वाले आदेश का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिन पर अमल होने के चलते मास्क न पहनने पर बहुत सारे लोगों को फ्लाइट में बैठने की इजाजत नहीं दी गई। इस मामले में दिशा निर्देश DDCA को जारी किए गए। जब दिल्ली हाईकोर्ट कोलकाता एयरपोर्ट पर मास्क न पहनने की घटना पर संज्ञान ले सकता है, तो कोर्ट इस याचिका पर संज्ञान ले सकती है। चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत कानूनी और संवैधानिक दायित्वों को निभाना चाहिए। बहरहाल कोर्ट ने दोनों की दलील सुनने के बाद गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है। वहीं स्पेशल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में ट्राइबल राइट्स एक्टिविस्ट स्टेन स्वामी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। स्वामी ने स्वास्थ्य कारणों से जमानत की याचिका डाली थी, जिसे 22 मार्च को कोर्ट ने खारिज कर दिया। स्वामी को 8 अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। वो मुंबई की तालोजा जेल में बंद थे। 83 साल के स्वामी को अक्टूबर 2020 में रांची स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। स्वामी का नाम उन 8 लोगों में शामिल है जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की कथित साजिश रचने और भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा को कथित तौर पर भड़काने का आरोप है। अक्टूबर 2020 में भी स्वामी ने मेडिकल आधार पर जमानत को लेकर याचिका दायर की थी, लेकिन स्पेशल NIA कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। NIA ने तर्क दिया था कि स्वामी को UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया है, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। पुणे पुलिस के मुताबिक 31 दिसंबर 2017 को पुणे में यलगार परिषद की सभा के दौरान भड़काऊ भाषण दिए गए थे, जिसके चलते जिले में अगले दिन यानी कि 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव युद्ध स्मारक पर जाति हिंसा भड़क गई थी। पुलिस ने दावा किया था कि सभा को माओवादियों का समर्थन हासिल था। इस मामले में सुधीर धवले, रोना विल्सन, सुरेंद्र गाडलिंग, महेश राउत, सोम सेन, अरुण परेरा समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मैकेनाइज्ड हाउसकीपिंग भारत विकास ग्रुप या BVG इंडिया लिमिटेड की एक ठेकेदार का काम पहले ही टर्मिनेट हो जाने पर उसको फिर से निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने के लिए दायर की गई याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि ये निविदा शर्त की उसका काम पहले समाप्त हो गया है, ये उसे ब्लैकलिस्ट करने की वजह नहीं हो सकती। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति GS कुलकर्णी की खंडपीठ ने आदेश दिया कि नवी मुंबई नगर निगम ऐसी शर्त लगाने का हकदार है क्योंकि निविदा के लिए निमंत्रण की शर्तें न्यायिक जांच के लिए खुली नहीं है और ये शर्त न तो अवैध है न ही मनमानी। खंडपीठ ने कहा कि ये BVG की ओर से इस तरह की शर्त रखना गलत है क्योंकि ये शर्त न तो उन पर लागू है और न ही वो निगम के अन्य निविदाओं में भाग लेने से वंचित हैं। ये शर्त किसी भी भावी ठेकेदार के लिए लागू होती है जिसे किसी अन्य संस्था द्वारा इस तरह के अनुबंध से सम्मानित किया गया हो और जिसने असंतोषजनक सेवाओं के कारण समाप्ति का समापन किया हो। BVG को अपने स्वास्थ्य केंद्रों, 3 सामान्य अस्पताल और 3 प्रसूति और बाल स्वास्थ्य केंद्र के लिए 2016 में 5 साल की अवधि के लिए मैकेनाइज्ड हाउसकीपिंग एंड मल्टीपर्पज सर्विसेज के लिए एक अनुबंध प्रदान किया गया है। हालांकि 10 महीने के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और एक विस्तृत सुनवाई के बाद अनुबंध समाप्त कर दिया गया था। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता विनय मिश्रा के भाई विजय मिश्रा को राउस एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में 4 अप्रैल तक भेज दिया है। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोयला और मवेशियों की तस्करी मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता विनय मिश्रा के भाई विजय मिश्रा को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने 18 फरवरी को इस मामले में पश्चिम बंगाल के आसनसोल में विशेष सीबीआई अदालत में सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के कमांडेंट और 6 अन्य के खिलाफ भारत बांग्लादेश सीमा पर मवेशियों की तस्करी में कथित रूप से संलिप्त रहने को लेकर चार्जशीट दाखिल की थी। इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.